और विटामिन में हमने कुछ कुछ चीज़ें देखी थी और बहुत अच्छे नोट्स तुम लोगों ने बना के भेजे भी थे ग्रुप में, मुझे बहुत अच्छा लगा। संकेत का नोट्स देखा था मैंने, उसने काफ़ी अच्छा बनाया है। हो सके तो सभी लोग आपको नोट्स ज़रूर अपने पास रखना और उससे रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैं एक बार जस्ट आपको बता देती हूँ क्योंकि आप लोग पहले ही से नोट्स बना चुके हो, ठीक है? तो मैं बस बोल के रिवाइज करा दे रही हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आज बायो में जितनी चीज़ें हैं सब कुछ कंप्लीट करके कल से ज्योग्राफी और केमिस्ट्री फिजिक्स की एक प्रॉपर सिलेबस आपको दे दी जाएगी जो डेली उसी के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा। कल मैंने विटामिन B1 B2 के बारे में बताया था एंड B3 के बारे में। विटामिन B5 को कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड। B5 को कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक अम्ल आप हिंदी वाले देख सकते हो, पैंटोथेनिक एसिड। और इससे इनसोम्निया होता है। इनसोम्निया कहने का मतलब है कि रात में नींद नहीं आना, मतलब नींद कम आना, इसको इनसोम्निया कहा जाता है, ठीक है? तो इसकी कमी से एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं इनसोम्निया। और अगर नींद ना आए तो इसकी वजह से इरिटेशन होता है, तो इरिटेबिलिटी भी होती है इसकी वजह से, चिड़चिड़ापन, ठीक है? इसकी कमी अगर होती है तो इंसान में चिड़चिड़ापन ज्यादा आ जाता है B5 की कमी से। उसके बाद नेक्स्ट है B6, नाम सभी याद रखना है। B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है। फटाफट हम कंप्लीट करेंगे। और इसकी कमी से इनीमिया होता है, यानी कि रक्त की कमी, बॉडी में खून की कमी होती है, इनीमिया, इसको कहते हैं इनीमिया। बेसिकली इनीमिया आरबीसी की कमी को कहा जाता है, ठीक है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं। और इसकी वजह से अगर रक्त की कमी होती है बॉडी में तो डिप्रेशन कॉज होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और, ये सबसे ज़्यादा मिलता है मीट से, मीट में ये पाया जाता है। इसके अलावा जो मैम मीट तो B5 में भी होता है ना? हाँ, B5 भी मीट की, मतलब वो भी मीट से ही होता है। और B6 भी मीट से ही मिलता है। लेकिन B5 जो है ना, टोमेटोज में सबसे ज्यादा पाया जाता है। B5 याद रखना, टोमेटो में सबसे ज्यादा होता है। पैंटोथेनिक एसिड एक्चुअली टोमेटो में पाया जाता है, ठीक है? तो इससे B5 का निर्माण होता है, तो ये टोमेटो में सबसे ज्यादा मिलता है। और B6 ये मीट में सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखना। इसके बाद विटामिन 7, इसको कहते हैं बायोटीन। B7 को कहते हैं बायोटीन। और अगर इसकी कमी हो जाए तो पैरालिसिस होता है या बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली सीवियर कंडीशन में, मान लो ये बिल्कुल ही नहीं हो तो उस कंडीशन में पैरालिसिस हो जाता है, लकवा जिसे कहते हैं, ठीक है? पैरालिसिस होता है। और ये सबसे ज़्यादा एग में पाया जाता है, विटामिन B7 एग में। और जो भी ग्रेन्स होती हैं, ग्रेन्स के अंदर भी पाया जाता है। ग्रेन्स यानी कि राइस एंड व्हीट, इसके अंदर भी पाया जाता है ये, ठीक है? लेकिन सबसे ज्यादा एग में मिलता है B7। उसके बाद है विटामिन B11। और B11 को कहते हैं फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड सबसे ज्यादा मिलता है एग में और पल्सेस में। और अगर इसकी कमी होती है तो एनीमिया होता है, डिसेंट्री, एनीमिया एंड डिसेंट्री, रक्त की कमी और डिसेंट्री, एनीमिया एंड डिसेंट्री। और ये पाया जाता है सबसे ज्यादा पल्सेस में। जितने भी दाल होते हैं ना, दाल से विटामिन B11 मिलता है सबसे ज्यादा। ये एग पल्सेस से भी और एग्स से भी मिलता है, ठीक है? अगला है विटामिन B12, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। B12 ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। B12 एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। जैसे हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल,
ठीक है, वैसे ही बिल्कुल इसका भी स्ट्रक्चर होता है, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखना, यही एक बहुत बार रिपीट करके पूछे हुआ है। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, एक बार बता दो। क्लोरोफिल में और हीमोग्लोबिन में कौन कौन सा एलिमेंट होता है? आयरन किस में, हीमोग्लोबिन में? ओके, एंड क्लोरोफिल में? क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है? देखो ये याद रखना, तीनों एक साथ नोट कर लो कहीं पे, याद रखना। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, और ये विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। और ये तीनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और इसीलिए विटामिन बी 12 को कहा जाता है कोबैलामीन। कोबैलामाइन भी पढ़ सकते हो, कोबैलामीन भी पढ़ सकते हो। कोबैलामीन या फिर साइनो कोबैलामाइन भी इसका अनदर नेम होता है, साइनो कोबैलामाइन। और इसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है, और ये बहुत बार पूछे हुआ है, इसलिए याद रखना, अगर इसकी कमी हो जाए तो पर्नीसियस एनीमिया। पर्नीसियस एनीमिया कहने का मतलब है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण ही नहीं होगा, और ऐसे इंसान के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और ये फेटल होता है, इसका इलाज पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, पर्नीसियस एनीमिया बहुत ही डेंजरस डिजीज आप इसे कह सकते हो, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन और आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है इस डिजीज में। ठीक है, तो इसकी कमी से होता है पर्नीसियस एनीमिया। इसके अलावा जॉन्डिस भी होता है। ठीक है, लेकिन अभी तक एग्जाम में यही पूछे हुआ है, पर्नीसियस एनीमिया, इसलिए इसको याद रखना। और ये सबसे ज्यादा कर्ड में मिलता है, कर्ड यानी कि दही। ठीक है, इस मिल्क में भी रहता है, लेकिन मिल्क में बहुत ज्यादा नहीं रहता है, सबसे ज्यादा दही में, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा विटामिन बी 12 होता है, और जब हम उस बैक्टीरिया का सेवन करते हैं तो हमारे अंदर बी 12 बनता है और ये पर्नीसियस एनीमिया होने से बचाता है। याद रखना, ये कर्ड के अंदर पाया जाता है, यानी कि दही में। और फिश में भी होता है, लेकिन फिश में उतना ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, फिश भी आप याद रख सकते हो, लेकिन फिश में बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है। फिश में भी होता है, मीट में भी होता है। ठीक है, मीट में भी होगा और एग में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इन सब में बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों को कभी खून की कमी नहीं होती है, क्योंकि वो दूसरों का खून चूसते हैं। तो इसका यही मतलब होता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो दही ज्यादा खाते हैं। प्लीज माइंड मत करना अगर कोई अब है तो। ठीक है, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण ही हूँ। ओके, इसीलिए उनके अंदर कभी खून की कमी नहीं होती है, और ब्राह्मणों को देखते हो कि गोरे होते हैं, उनका फेस बिल्कुल लाल लाल होता है। ठीक है, अच्छा, दही नहीं पसंद है, होता है, जरूरी नहीं है कि सबको दही पसंद हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ये, लेकिन ब्राह्मण की फैमिली में दही लोग ज्यादा खाते हैं, या अगर वो कहीं जाते भी हैं तो दही ही लोग उनको ज्यादा खिलाते हैं। इसीलिए जो ब्राह्मण फैमिली आप देखोगे, उनके उनके हाथ पैर जो होंगे ना बहुत रेड रेड होते हैं, या फेस भी काफी चमकता हुआ दिखाई देता है। फेस देख के लोग बोलते हैं आप ब्राह्मण हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सबके साथ हो, लेकिन ऐसा होता है। तो ये याद रखना, ये कहानी मैंने इसीलिए बताई है ताकि आपको याद रहे। हाँ, दही की रस्म होती है तिलक में भी, या कोई भी फंक्शन हो, किसी भी तरह का पूजा पाठ, कोई भी रिचुअल घर में हो, उसमें दही इसेंशियली रहता ही रहता है, और उस दिन दही ही खाना पड़ता है सभी को। ब्राह्मण हो साक्षी पर ज्यादा
ओके। हाँ, शुभ काम से पहले। चलो ठीक है, ये कहानी तो हो गई, जस्ट याद रखने के लिए मैंने कहा है। ठीक है। अरे वाह, अच्छी बात है, मेरी क्लास में इतने सारे ब्राह्मण लोग। चलो सही है, जनरल में हो एक अच्छी चीज है कि आप जनरल में आते हो और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो लोग जनरल में नहीं है उन्हें कम मेहनत, लेकिन थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपको हाईएस्ट लाना होता है। पासिंग मार्क लाने से काम नहीं चलेगा, आपको तैयारी जब भी करनी होगी तो हाईएस्ट लाना पड़ेगा। ठीक है। बहुत ही सुबह शुभ क्लास है हमारी, इतने पंडित हैं यहाँ। वेरी गुड सौम्या, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। बहुत ही शुभ क्लास है हमारी। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी इसको कहते हैं स्कर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड। और ये इसकी कमी से स्कर्वी होती है। ये याद करना बहुत ही इजी होता है। देखो, डिजीज भी स्कर्वी होगा और इसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है ये भी स्कॉर्बिक एसिड ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये याद हो जाएगा जल्दी। और ये पाया जाता है लेमन, ऑरेंज, जितनी भी खट्टी चीज होगी ना उन सभी में पाया जाएगा। ठीक है, लेमन, ऑरेंज, सिंपल याद रखो, जितनी खट्टी चीजें होंगी सभी के अंदर स्कर्बिक एसिड रहता है और इसीलिए वो खट्टा होता है। एक्चुअली इस एसिड के प्रेजेंस की वजह से ही वो उसका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, और अगर इसकी कमी होती है बॉडी में तो स्कर्वी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन डी। होता है। हाँ, क्या बोल रहे हो? डेंटिन क्या होता है जो इसका दांतों के डेंटिन के निर्माण में होता है? क्या पूछ रहे हो, नहीं समझ में आया मुझे। फिर से पूछो एक बार, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, आपकी आवाज कट रही है। डेंटाइन होता है, एक्चुअली वो दांत के ऊपर प्रेजेंट होता है। डेंटाइन, दांत का जो ऊपरी कवर होता है ना उसे हम कहते हैं डेंटाइन। ठीक है, और ये काफी हार्ड कवरिंग होती है। और हाँ, एक अच्छा बात याद दिलाया आपने, अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है ना तो जो गम्स होते हैं दांत के उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि ये डेंटाइन जो है ना वो खराब होने लगता है। ठीक है, ये दांत के ऊपरी ऊपरी कवर को कहते हैं। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, याद रखना, रिकेट्स। ऑस्टियोमेलेसिया भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया एक्चुअली हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, काफी कमजोर हड्डियां होती हैं। हाँ, फिश ऑयल होता है इसका सोर्स। और ये फिश ऑयल हमारे बॉडी में जमा रहता है, और जब कभी हमारे स्किन पे सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट के प्रेजेंस में इसका निर्माण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। एक्चुअली सूर्य की रोशनी से नहीं मिलता है, ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में हमारे फैट ऑयल, देखो जो भी फैट ऑयल होते हैं ये जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो ये चेंज होकर विटामिन डी में कन्वर्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी ज्यादा जरूरी है इसके लिए। और अगर इसकी कमी होती है तो होता है रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं बोन्स फ्रेजाइल हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है, कभी भी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो इसका सोर्स लिख लेना, फिश ऑयल या मिल्क में भी पाया जाता है फिश ऑयल। जितने भी ऑयल्स हम खाते हैं ना उस सभी ऑयल से विटामिन डी का निर्माण होता है। और विटामिन ई का भी एग में भी पाया जाता है। हाँ, मिल्क में भी पाया जाता है, मिल्क में भी रहता है। ठीक है, और एग में भी रहता है।
उतना नहीं, आप बस फिश ऑयल एग्जाम में सिर्फ यही पूछता है, ठीक है। कुछ यूनिक देखो पाए जाते हैं बहुत सारे चीजों में, लेकिन हमें याद वो रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, इसको सनसाइन विटामिन कहा जाता है। वेरी गुड श्रेया, सनसाइन विटामिन, ये विटामिन डी को कहा जाता है और ये फिश ऑयल से मिलता है, ये याद रखना। और इसकी कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, इसका नाम कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है। और इसकी कमी से फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, बेसिकली स्किन प्रॉब्लम्स भी होता है, स्किन प्रॉब्लम। वैसे विटामिन ई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं होती है, बहुत कम अमाउंट चाहिए। और लेस फर्टिलिटी, अगर विटामिन ई की कमी होती है तो फर्टिलिटी में कमी आ जाती है। और ये जितने भी हरी साग सब्जियों वाले, मतलब जो पालक वगैरह जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। और उसमें भी पालक, पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये विटामिन ई। तो इसका सोर्स होगा मैम ग्रीन वेजिटेबल। और हाँ, सोयाबीन में विटामिन ई। हाँ सोयाबीन में भी रहता है विटामिन ए, बटर में भी पाया जाता है। और बटर में भी सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है और सोयाबीन में भी रहता है। और जो ऑयल हम यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल, हाँ वेरी गुड प्रियंका, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जो सरसों का तेल हम कहते हैं मस्टर्ड ऑयल, उसके अंदर भी विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल कह लो या मस्टर्ड ऑयल कह लो, जो हम खाने में यूज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी पाया जाता है विटामिन ई। नेक्स्ट है लास्ट, विटामिन के। विटामिन ए को फाइलोक्विनोन कहते हैं, फाइलोक्विनोन, इसको कहा जाता है फाइलोक्विनोन। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। हाँ वही, बॉडी पे जो स्कार्स डेवलप होते हैं वो विटामिन ई की कमी से होता है। जो स्किन में ठंडियों के टाइम में आप लोग देखते होंगे, ठंडियों में बहुत ज़्यादा वाइट वाइट टाइप का हो जाता है ठंडी के टाइम में। तो जिनकी बॉडी में विटामिन ई की कमी होती है उनमें ज़्यादा होता है। और जो इतने सारे प्रचार भी आप देखते होंगे ना, फटी हुई एड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, आप फिश खाओ, ठीक है, फिश ऑयल खाओ, दूध पियो जितना हो सके, एग खाओ, विटामिन ई की कमी नहीं होगी और वो प्रचार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उसे फॉलो करने की, ठीक है। मैम जो बाल झड़ता है वो किस विटामिन की वजह से होता है? हाँ हाँ, वो विटामिन ई के कमी के कारण ही होता है। बाल जो झड़ते हैं विटामिन ई से। देखो जो हमारे बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, हाँ हेल्दी फूड बस खाओ, किसी भी तरह की कमी आपकी बॉडी में नहीं होगी, फिर कोई डिजीज भी नहीं होगा, ठीक है। हेयर के लिए तो विटामिन ई सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हेयर में जानते हो आप केराटिन पाया जाता है, याद रखना, हेयर में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और ये केराटिन प्रोटीन का निर्माण एक्चुअली विटामिन ए के हेल्प से होता है, इसीलिए बालों के लिए ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये इतना नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक। तो लेकिन याद रखो, अगर इतना आप जान रहे हो तो ये सही है। बालों में केराटिन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन, और इसका निर्माण होता है विटामिन ई के थ्रू, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है। और विटामिन के का तो सिंपल सा है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, तो नो ब्लड क्लॉटिंग अगर इसकी कमी हो जाती है तो। ब्लड क्लॉटिंग, और ये सोयाबीन ऑयल या ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, सबसे ज्यादा ये पाया जाता है अल्फा अल्फा में। आप मेडिसिन वगैरह भी दिया जाता है अल्फा अल्फा, ये एक मेडिसिन है एक्चुअली। और इसके, इसमें सबसे ज्यादा विटामिन के होता है, जिसके अंदर भी इसकी कमी हो जाती है, या जो हेपेटाइटिस के शिकार हो जाते हैं, जिनमें हेपेटाइटिस हो जाता है,
मैंने शैम्पू ऐड में सुना था केराटिन, हाँ केराटिन युक्त शैम्पू, मतलब वो केराटिन प्रोटीन एक्चुअली ऊपर से लगाने से कुछ नहीं होगा। केराटिन आप प्रोटीन ऊपर से बालों में कितना भी लगा लो उससे कुछ नहीं होता है जब तक अंदर से वो ना बने। आपकी बॉडी से बनेगा ना, उसका निर्माण हम कुछ लगाने से थोड़ी ना कर लेंगे, तो इसलिए वो बॉडी में हमारे होना चाहिए। और विटामिन के लिए अल्फा अल्फा यूज किया जाता है और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये मेडिसिन डेंगू के केस में भी दिया जाता है। डेंगू अगर सीवियर के हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो इसीलिए अल्फा अल्फा उसमें भी दिया जाता है। आप सिंपल याद रखो, विटामिन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी है। अगर विटामिन डी की कमी होती है ना तो बॉडी में कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। कुछ कुछ और चीजें लिख लो, जैसे विटामिन ए जो है वो लीवर में स्टोर्ड रहता है। विटामिन ए स्टोर्ड रहता है लीवर में, स्टोर्ड इन लीवर। और विटामिन के का सिंथेसिस होता है कोलून में। अ, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसमें कोलोन वाला जो पार्ट होता है वहां पे सिंथेसाइज होता है विटामिन के। आपको नहीं जानना है, आप बस इतना ही याद रखो, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। हाँ, अगर पानी में जो हम पानी पीते हैं या जो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें अगर फ्लोराइड की डिफिशियंसी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? फ्लोराइड डिफिशियंसी से फ्लोराइड डिफिशियंसी से मोटलिंग ऑफ टीथ होती है। तो ये याद रखना, कुछ और चीजें मैं बता दे रही हूँ। मोटलिंग ऑफ टीथ, किसी किसी के दांतों पे देखते होंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में कुछ मतलब जमा हो जाता है। दांत जो इस एक्चुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कुछ और ही हो जाता है। मतलब उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा कचरा जमा हो गया है, बहुत कुछ ऐसे मतलब जैसे सीमेंट ऊपर से डाल दिया गया हो, ठीक है, ऐसा लगता है। तो उसे हम कहते हैं मोटलिंग ऑफ टीथ, यानी कि दांत का और ज्यादा मोटा हो जाना, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें जम जाती हैं। ठीक है, तो ये फ्लोराइड की कमी से होता है। ठीक है, फ्लोराइड फ्लोरीन से बना है, ठीक है, और इसकी कमी से होता है मोटलिंग ऑफ टीथ। और अगर वाटर में एक्सेस फ्लोरीन हो तो उसकी वजह से फ्लोरोसिस हो जाता है, यानी कि दांत जो है वो खराब होने लगता है। फ्लोरीन सिंपली समझो कि दांत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अच्छे हेल्दी दांत के लिए इसका बैलेंस होना बॉडी में जरूरी है। और फ्लोरीन की डिफिशियंसी से, फ्लोरीन डिफिशियंसी लिखना सिंपल, फ्लोरीन डिफिशियंसी, इससे होता है फ्लोरोसिस। सॉरी, एक्सेस से, फ्लोरीन डिफिशियंसी नहीं, फ्लोरीन एक्सेस। अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से होता है फ्लोरोसिस। याद रखना, एक्सेस फ्लोरीन की वजह से होता है फ्लोरोसिस, अगर इसकी कमी हो जाती है तो होती है मोटलिंग ऑफ टीथ। मीना माता डिजीज किसकी कमी के कारण होता है, कोई बता सकता है? ये मैंने बताया हुआ है पहले भी। मीना माता डिजीज। मैम पारा युक्त। हम्म, पारा की कमी के कारण, पारा बोल रहे हो? और किसी को नहीं पता मीना माता डिजीज? ये मैंने बताया हुआ है। देखो, मरकरी की कमी, मरकरी की वजह से होता है। अगर हमारे डाइट में वाटर के साथ अगर मरकरी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में चला जाए
तो ये मीना माता डिजीज कॉज करता है। वाटर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वाटर की कमी से भी बहुत सारी चीजें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में। फूड को प्रिजर्व रखने के लिए क्या यूज किया जाता है? फूड को प्रिजर्व रखने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? नाइट्रोजन। फूड के लिए, फूड बोल रही हूँ, खाने को प्रिजर्व रखने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट यूज किया जाता है खाने को प्रिजर्व रखने के लिए। ठीक है। NaCl भी यूज होता है, जैसे अचार वगैरह देखते हो आप, घर में रखा होता है, उसमें ढेर सारा नमक डाला हुआ रहता है। तो वो नमक और ऑयल जो डाला जाता है वो उसको बहुत दिनों तक बचा के रखने का काम करता है। ठीक है। तो बेसिकली जो केमिकल यूज होता है वो होता है सोडियम बेंजोएट। ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, सोडियम बेंजोएट। कुछ डिजीज के बारे में पूछ लेती हूँ। आप लोगों ने, मैंने कहा भी था वीडियोस वगैरह देखने के लिए, तो एक बार मैं देख लेती हूँ आपने कहाँ तक पढ़ा है और क्या क्या चीजें उसमें आपने देखा था। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है प्लीज वीडियोस देख लेना। लिंक आपके ग्रुप में सेंड किया हुआ है, पहले से बोलोगे तो मैं फिर से सेंड कर दूंगी। और वो सारे देख के और उसका नाम जरूर लिख लेना। मैंने एक जगह बहुत सारे, मतलब बैक्टीरियल डिजीज का अलग, फंगल डिजीज का अलग, मतलब सब सब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबसे होने वाले अलग अलग डिजीज के नाम। ओके, मैं फिर से सेंड कर दूंगी ग्रुप में, आप उसे देखना जरूर। मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया डिजीज जो है वो किसके कारण होता है? मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है, कोई भी बता दो। प्रोटोजोआ। वेरी गुड, प्रोटोजोआ। ओके साक्षी, आपने नोट्स बना के ग्रुप में सेंड भी कर दिया था, वेरी गुड। प्रोटोजोआ, किस प्रोटोजोआ के कारण? मलेरिया होता तो प्रोटोजोआ के कारण है, लेकिन कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। वेरी गुड। प्लाज्मोडियम के कारण। ठीक है, अलग अलग टाइप का प्लाज्मोडियम होता है और उसकी वजह से अलग अलग मलेरिया भी होता है, जिसमें एक तो हमेशा पूछता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। वेरी गुड उपासना, प्रोटोजोआ। हाँ, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसकी वजह से होता है मैलिग्नेंट मलेरिया। वेरी गुड सौम्या, मैलिग्नेंट मलेरिया। और ये फैटल होता है, इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको मैलिग्नेंट टर्म यूज कर रहे हैं। देखो बायो में कुछ कुछ टर्म्स जो है ना वो काफी किसी किसी चीज के लिए अलग से ही बनाए गए हैं। जैसे मैलिग्नेंट वर्ड, मैलिग्नेंट जहां कहीं भी आएगा ना, समझो वो डेडली डिजीज कॉज करेगा, वो इंसान उसमें उसका मरना फिक्स रहता है। ठीक है। तो ये मैलिग्नेंट मलेरिया जब किसी को हो जाता है तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका इलाज अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। ठीक है। कैंसर के केस में, वेरी गुड श्रेया, कैंसर में भी हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर नॉर्मल ट्यूमर होता है तो उसमें इंसान बच जाता है, लेकिन अगर मैलिग्नेंट वर्ड वहां पे जुड़ जाए तो वो बचने का उम्मीद खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। कैंसर में भी सेम चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मैलिग्नेंट वर्ड जो है ना ये डेडली टर्म के लिए यूज किया जाता है, मतलब ये डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल वर्ड है एक तरह से। तो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण, और ये एक डेडली डिजीज है, मतलब इसमें इंसान की मौत हो जाती है, बचता नहीं है। कॉलेरा किसके कारण होता है? कॉलेरा, कॉलेरा किसके कारण होता है? कॉलरी।
बैक्टीरिया। हाँ वेरी गुड, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है। वाइब्रियो कॉलेरी, इसकी वजह से होता है कॉलेरा। अगर नोट्स है ग्रुप में तो आप प्लीज वहां से उसको याद कर लेना, सारे डिजीज का नाम। ठीक है, टाइफाइड किसके कारण होता है? सल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टैफी, वेरी गुड। प्लेग किसके कारण होता है, मतलब बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, या किसके कारण? पास्चुरेला पेरिसिट्स होता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, पास्चुरेला पेस्टिस, इसके कारण होता है प्लेग। ये भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरियल डिजीज है प्लेग। कॉलेरा, प्लेग, टाइफाइड, निमोनिया, लेप्रोसी, सिफिलिस, ट्रैकोमा, ये सभी बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, और ये होता है पास्चुरेला पेस्टिस, इसका नाम है। ये मैंने लिखा हुआ है पहले से भी, आप देख सकते हो। आप लोगों में से कितने लोगों ने आप लोग सब 18 प्लस हो? सबने वैक्सीनेशन करा लिया है? नो मैम। ओके। मैम एग्जाम में कंपलसरी है क्या वैक्सीन का? अगर आपका एज 18 प्लस होगा ना, तब इसेंशियल है। ठीक है, कोई भी डोज आप लगवा लेना जाके, अगर 18 प्लस है तो। अगर 18 प्लस नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में आधार कार्ड लेके जाना होता है। ठीक है, आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें आधार कार्ड लेके जाओगे, उसमें वो एज देखेगा। तो क्योंकि 18 प्लस को अभी तक नहीं लगा हुआ है, तो आप फर्स्ट डोज लगा लो या सेकेंड डोज, बस बोल देना कि हाँ वैक्सीन लग चुका है, फर्स्ट डोज लग चुका है। वैसे भी कोई इसका सर्टिफिकेट तो मिला नहीं है। ठीक है, तो आप बोल भी सकते हो ऐसे कि हाँ मुझे वैक्सीन लगा हुआ है, ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है। लेकिन अगर आप लगवा लोगे वैक्सीन तो एक सेफ जोन में रहोगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आएंगे। तो और क्योंकि जब तक आपका एग्जाम होगा, मान लो आपका एग्जाम अगस्त या सितंबर में होगा, तो उस वक्त तक हो सकता है कि इसका थर्ड वेव आ जाए। हाँ ले सकती हो, बिल्कुल ले सकती हो। 18 प्लस हो आप तो आप आराम से वैक्सीन ले सकते हो। बस आधार कार्ड लेके जाना है और वैक्सीन की डोज ले लेनी है आपको। देखो आप क्योंकि उस वक्त तक ना, मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ वैक्सीन ले लो, क्योंकि जब भी आपका पेपर होगा, या तो अगस्त में होगा या सितंबर में होगा, मान लो इस वक्त तक होगा। और इस वक्त तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी आप न्यूज में भी देख रहे होंगे कि फिर से कोरोना का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है कि इस वक्त तक थर्ड वेव आ जाए। तो आप वैक्सीनेटेड रहोगे तो आपके लिए एक सेफ जोन रहेगा, आप सेफ रहोगे। एग्जाम तो कैंसिल नहीं होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि एक तो लेट से एग्जाम ले रहा है, और इसको भी कैंसिल कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कैंसिल होगा। तो इसके बारे में तो सोचना ही मत, बस अपना सेफ साइड लेके चलना है। तो इसके लिए आप खुद को वैक्सीनेट कर लो, ताकि उस वक्त तक आप सेफ रहोगे, क्योंकि अलग अलग जगह के लोग आए रहेंगे, अलग अलग टाइप के, तो ये आपके लिए इसेंशियल है। जो लोग भी हो 18 प्लस, सभी लोग वैक्सीन लगवा लो। कुछ वैक्सीन के बारे में ही देख लेते हैं, वैक्सीन उठा है टॉपिक तो देख लेते हैं वैक्सीन के बारे में। डीपीटी वैक्सीन क्या होता है, ये किसके किसके लिए लगता है? डीपीटी वैक्सीन, टीबी और बीसीजी। नो आइडिया, चलो कोई नहीं, मैं बता दे रही हूँ। डीपीटी का मतलब डी से होता है डिप्थेरिया। ये 3 अलग अलग डिजीज के लिए लगता है डीपीटी। ठीक है, डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस, और इसीलिए इसका नाम है डीपीटी। ठीक है, डीपीटी वैक्सीन का मतलब इसमें 3 डिजीज के लिए ये वैक्सीन लगती है, जिसमें है डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने अभी कहा बीसीजी, ये याद रखना क्योंकि कभी कभी वैक्सीन से भी पूछ देता है। इसका पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेटी गौरिन।
ये एक्चुअली बैक्टीरिया से बचाने के लिए इसको लगाया जाता है। बैसिलस कैलमेटे गॉरिन, ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है और इसीलिए इसको BCG कहते हैं, ठीक है, BCG टीका। और ये ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी आपने कहा था, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस को ही शॉर्ट में टीबी कहते हैं, ठीक है, इसके लिए ये लगाया जाता है BCG का टीका। तो ये 2 वैक्सीन याद रखना। इसके अलावा OPV है एक वैक्सीन, OPV, ये ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका पूरा नाम, इसीलिए इसको OPV कहते हैं। और ओरल पोलियो वैक्सीन, ये आप समझ ही रहे हो, पोलियो के अगेंस्ट लगाया जाता है, पोलियो से बचाने के लिए। और अभी तो कोरोना वैक्सीन आप सुन ही रहे हो, देख ही रहे हो, ये कोरोना के अगेंस्ट लगाया जा रहा है। हाँ, कोरोना के वैक्सीन का अलग अलग नाम याद रखना है, जैसे कोवैक्स है, कोविशील्ड है, ठीक है, उनका नाम जरूर याद रखना, हो सकता है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। हाँ, आपको मैं कोरोना के ऊपर एक वीडियो आई होगी, उसका लिंक शेयर कर दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक तरह से, तो ये आपके करंट के लिए भी। हाँ, स्पुतनिक वी है, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी का भी है कुछ, ठीक है, अलग अलग टाइप का है। तो कोरोना के ऊपर 2 वीडियोस हैं, उनका लिंक मैं शेयर कर देती हूँ, उनको देख लेना, क्योंकि ये आपके करंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। करंट में कोरोना के ऊपर तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा, ठीक है। हाँ, तो आप उसको देख लेना, जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो देख के उसके ऊपर नोट्स जरूर बना लेना, या मैं अगर PDF उसका मिल जाता है तो ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ताकि वो आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि कोरोना से क्वेश्चन रहेगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी इसी की वजह से लोग परेशान हैं, तो एग्जाम में भी यही परेशान करेगा, ठीक है। तो ये मैं भेज दूंगी, इसको देख लेना, ताकि कोरोना के बारे में जो भी बेसिक चीजें हैं आपको पता हो। इसके अलावा और भी वैक्सीन लगते हैं, जैसे कि रेबीज का वैक्सीन, या रेट्रोवायरस वैक्सीन लगता है डायरिया के लिए, पर वो उतना पूछता नहीं है किसी एग्जाम में, इसलिए मैंने नहीं बताया। सबसे ज्यादा DPT और BCG पूछे हुआ है। एड्स आपको पता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दो। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वेरी गुड। ये किसके कारण होता है? रेट्रोवायरस RNA। रेट्रो RNA तो होता ही, एक्चुअली HIV के कारण होता है, और HIV को हम बोलते हैं रेट्रो वायरस, ठीक है। और ये रेट्रो वायरस जो है, ये एक तरह का RNA वायरस होता है, ठीक है, होता ही HIV की वजह से। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वेरी गुड। सिंड्रोम नहीं होता है, वायरस होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो, जिन्हें नहीं पता है वो याद रखना, डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? सिंड्रोम क्यों कह रहे हैं आप? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिम्टम भी तो कह सकते थे। HIV का फुल फॉर्म भी याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखो, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स जो है उनको मिला के सिंड्रोम कहा जाता है। और क्योंकि एड्स में बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को खत्म करता है। एड्स से कैसे, एड्स की वजह से किसी की डेथ नहीं होती है। एड्स बस हमारे अंदर इम्यून सिस्टम जो है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं, उसको खत्म कर देता है। और इसीलिए कोई भी सिंपल सा भी इन्फेक्शन
जो है वो डेथ का कारण बन जाता है, मौत का कारण बन जाता है। इसलिए इसमें बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, अलग अलग डिजीज का अलग अलग सिम्टम आएगा और इसीलिए इसको हम कहते हैं सिंड्रोम। ठीक है, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ये इतना आपको नहीं जानना है, आप फुल फॉर्म याद रखो। HIV याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसकी वजह से होता है। और यह एक रेट्रो वायरस है HIV, और इसको RNA वायरस भी कहा जाता है। चलो, ऑलमोस्ट जितनी चीजें थी मैंने सब बता दी हैं। हाँ, कल ज्योग्राफी की क्लास होगी। आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क मैं दे रही हूँ, उसे कर लेना। ये इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपको करना ये है कि जितने भी विटामिन हैं उसमें किसकी खोज किसने की है, इन्वेंटर कौन कौन है, ये आपको लिखना है और लिख के ग्रुप में जरूर सेंड करना। ठीक है, विटामिन के इन्वेंटर, जो भी अलग अलग विटामिन हैं उनके कौन कौन इन्वेंटर हैं, ये आपको नोट करना है और नोट्स ग्रुप में सेंड करना है। ओके, तो ये दो आपका होमवर्क है, एक तो कोरोना के वीडियो को देखना और प्लस विटामिन के सारे इन्वेंटर्स को लिखना। और कल ज्योग्राफी की क्लास होगी और कल के बाद बता दिया जाएगा कब कब किसकी क्लास चलेगी। ठीक है, बायो आपका कंप्लीट हो चुका है, जितनी भी चीजें थी मैंने सब कुछ बता दी है, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं आना चाहिए। पर जिन लोगों ने भी नहीं देखा है शुरू से, वो वीडियो देख लेना। इसके बाद हम केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ेंगे और उसमें भी सिर्फ वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर कमिंग।